इस गहन चर्चा में स्वागत है। ये हमारी जमाबंदी और इंतकाल श्रृंखला की एक और कड़ी है। और जैसा हमने पहले भी कहा था, अगर कोई जमाबंदी और इंतकाल की बारीकियों को बिल्कुल वैसे ही समझना चाहता है जैसे एक पटवारी समझता है, तो इस पूरी श्रृंखला से जुड़े रहना बहुत फायदेमंद होगा। आज हम खास तौर पर हरियाणा में जमीन के इंतकाल यानी म्यूटेशन, उससे जुड़ी जो खास हिदायतें हैं, जो नियम हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो चलिए इन नियमों के जरा खोलकर समझते हैं। आज देखेंगे कि ये जो जमीन के अधिकार बदलते हैं वो सरकारी रिकॉर्ड में कैसे दर्ज होते हैं और हरियाणा में इस प्रक्रिया में किन खास बातों का ध्यान रखना होता है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। पटवारी की भूमिका क्या है इसमें? इंतकाल दर्ज करने में उनका क्या काम होता है? देखिए, पटवारी का रोल तो बहुत अहम है। जब भी किसी ज़मीन के मालिक या उस पर जो काश्तकार काम कर रहे हैं, मुजारे जिन्हें कहते हैं, उनके हक में, उनके अधिकारों में कोई भी बदलाव आता है, तो उसे दर्ज करने की जिम्मेदारी पटवारी की होती है। अब ये दर्ज होता कैसे है? इसके आप कह लीजिए दो मुख्य आधार हैं। एक तो वो तथ्य जो या तो साबित हो चुके हैं, जैसे कोई कोर्ट का फैसला आ गया, या उन्हें मान लिया गया है, जैसे कोई वसीयत वगैरह। अच्छा। और दूसरा है जब सारे संबंधित लोग, जो पार्टियां हैं, वो किसी बात पर राजी हों, या फिर उन पर कोई कानूनी तौर पर बाइंडिंग बाध्यकारी कोई डिक्री या आदेश हो अदालत का। आमतौर पर जैसे जमीन की बिक्री होती है, बैनामा जिसे कहते हैं, या फिर परिवार में ही बंटवारा हो गया, जबानी तकसीम, तो पटवारी इन्हीं आधारों पर रिकॉर्ड में बदलाव की कार्रवाई इंतकाल वो शुरू करता है। ये तो ठीक है, पर कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि भाई जिसका नाम चढ़ना है या जिसका कोई लेना देना है वो अधिकारी के सामने आ ही ना पाए, पेश ना हो। तो क्या बस इसलिए कि कोई आया नहीं इंतकाल खारिज हो सकता है? यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जो सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर हैं, CRO, वो सिर्फ इसलिए इंतकाल खारिज नहीं कर सकते कि कोई पार्टी आई नहीं। वो अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिख सकते कि अदम पैरवी खारिज, या हाजिर नहीं आया, या गैर हाजिर। अच्छा। नियम इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। बल्कि CRO का तो ये फर्ज है कि अगर कोई नहीं आता तो वो गांव के लंबरदार, सरपंच, पंचायत मेंबर या दूसरे जो भरोसेमंद लोग हैं, उनके जरिए मामले की सच्चाई पता करें। ओहो, उन्हें खुद पता करना होगा। जी हाँ, उन्हें हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 20 के तहत जो प्रक्रिया है उसका पालन करके लोगों को बुलाना चाहिए। और जो इंतकाल बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े हैं, उनके लिए भी पैरा 7.48 में एक प्रक्रिया दी हुई है, उसे अपनाना होगा। अगर कोई CRO गलत तरीके से, इन नियमों को ताक पर रखकर इंतकाल खारिज करता है, तो ये बहुत गंभीर बात है। ये एक तरह से जानबूझकर गलत रिकॉर्ड बनाना हुआ, जिससे किसी को नुकसान हो सकता है। तो अधिकारी सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि कोई आया नहीं, उन्हें खुद भी पता लगाना होगा। अच्छा, तो क्या इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा तेज करने के लिए भी कोई खास इंतजाम है? क्योंकि सरकारी काम में देरी तो खैर आम बात है। हाँ, हाँ। बिल्कुल, नियमों में इसका भी ध्यान रखा गया है। देखिए, तहसीलदार और नायब तहसीलदार अगर उन्हें लगता है कि किसी इलाके में इंतकाल के मामले बहुत ज्यादा पेंडिंग हो रहे हैं, तो वो अपने सीनियर ऑफिसर यानी कलेक्टर, उनसे इजाजत लेकर अपने सर्कल में कहीं भी, चाहे वो तहसील हेडक्वार्टर हो या कोई गांव, कुछ खास गांव के लिए या चाहे तो पूरे सर्कल के लिए ही इंतकालों का जल्दी निपटारा करने के लिए जलसाए आम लगा सकते हैं। जलसाए आम ये क्या होता है? जलसाए आम एक तरह का खुला दरबार, मौके पर ही मामले सुने और निपटाए। इसके अलावा लोक अदालत या स्पेशल लोक अदालत भी लगा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये निपटारा एक तय समय सीमा के अंदर होना चाहिए, ताकि काम तेजी से हो। अच्छा, ये बढ़िया है। समय सीमा की बात हुई तो एक और सवाल आ रहा है मन में। क्या इंतकाल की कार्रवाई शुरू करने की भी कोई टाइम लिमिट है? मान लीजिए कोई जमीन का लेन देन या कोई विरासत का मामला सालों पुराना है, तो क्या अब उसका इंतकाल हो सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब शायद कई लोगों को हैरान करे। हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 37 के तहत इंतकाल की कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई भी, मैं दोहरा रहा हूं, कोई भी समय सीमा तय नहीं है। कोई समय सीमा नहीं? जी नहीं। इसका मतलब है कि अगर कोई जमीनी हक का मामला, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर वो कानूनी तौर पर सही है, तो सिर्फ इसलिए कि बहुत समय बीत गया, उसके इंतकाल को नामंजूर नहीं किया जा सकता। अरे वाह! बरसों पुराने मामले भी सामने आ सकते हैं।
बिल्कुल। बरसों पुराने, शायद भूले बिसरे जमीनी हक भी अचानक सामने आ सकते हैं और उनका इंतकाल दर्ज करना पड़ सकता है। ये नियम जहां एक तरफ रिकॉर्ड को सही रखने और हकदार को हक दिलाने पर जोर देता है, वहीं ये पुराने विवादों के दरवाजे भी खुले रखता है, जो कभी-कभी मौजूदा मालिकों के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये तो है। अच्छा, अब बात करते हैं रजिस्टर्ड दस्तावेजों की। जैसे रजिस्टर्ड सेल डीड होती है, बय्यनामा। मान लीजिए किसी ने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन बाद में बेचने वाले ने कहा कि जी मुझे तो पूरे पैसे मिले ही नहीं, मतलब कंसिडरेशन पर विवाद हो गया। तो ऐसी सूरत में इंतकाल का क्या होगा? देखिए, ऐसे मामलों में जहां दस्तावेज बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, नियम ये कहता है कि इंतकाल को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता कि बेचने वाले ने पैसे मिलने से इनकार कर दिया है। रजिस्टर्ड दस्तावेज अपने आप में, मतलब पहली नजर में, जिसे प्राइमा फेसी कहते हैं, हाँ हाँ। कंसिडरेशन, मतलब जो पैसों का लेन देन लिखा है वो हुआ है या तय हुआ है। रेवेन्यू ऑफिसर का काम यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट करना है। अच्छा, मतलब उनका काम ये तय करना नहीं है कि पैसे मिले या नहीं। बिल्कुल नहीं। उनका काम ये तय करना नहीं है कि बिक्री जायज है या नाजायज, या पैसों का लेन देन पूरा हुआ या नहीं। ये सब तय करना सिविल कोर्ट का काम है। इसलिए अगर पेमेंट पर डिस्प्यूट है भी, तो भी रजिस्टर्ड डीड के आधार पर इंतकाल दर्ज किया जाना चाहिए। ये तो बड़ी अहम जानकारी है। अच्छा, अब आते हैं विरासत के इंतकाल पर। ये तो बहुत होते होंगे। किसी की मृत्यु के बाद उसके वारिसों के नाम जमीन दर्ज होना, ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? हाँ, विरासत के इंतकाल तो बहुत ही, आप कह सकती हैं, नाजुक और महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि विरासत कभी भी खाली या रुकी हुई नहीं रहती, मतलब इन अबियंस नहीं रहती। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जैसे ही किसी जमीन मालिक की मृत्यु होती है, उसी पल कानूनी तौर पर उसके वारिस उस जमीन के मालिक बन जाते हैं, भले ही रिकॉर्ड में नाम चढ़ने में टाइम लगे। इसलिए विरासत का इंतकाल हमेशा किसी न किसी वारिस के हक में मंजूर होना ही चाहिए। मतलब टाला नहीं जा सकता। बिल्कुल। रेवेन्यू ऑफिसर मामले को सिर्फ इसलिए टाल नहीं सकते कि वारिसों में कोई झगड़ा है। हम्म। वो ये कहकर नहीं भेज सकते कि पहले सिविल कोर्ट से फैसला लाओ। उन्हें जो मौजूदा कानून है, खासकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसके हिसाब से जो भी सही वारिस लगते हैं उनके हक में फैसला देना ही होता है। अच्छा, उन्हें फैसला देना ही होगा। जी हाँ। हाँ, अगर कोई उस फैसले से सहमत नहीं है तो वो बाद में बेशक सिविल कोर्ट जा सकता है, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर को मौके पर जो सबूत हैं उनके आधार पर निर्णय लेना ही होगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अधिकारी को उत्तराधिकार कानूनों की, मतलब सक्सेशन लॉस की अच्छी जानकारी हो। गौर करने वाली बात यही है कि इसमें फैसला लेना अनिवार्य है, मामले को लटकाया नहीं जा सकता। राजस्व अधिकारी इंतकाल के मामले की जांच करते हैं, तो ये जांच कितनी गहरी होती है? क्या ये बिल्कुल एक कोर्ट केस की तरह होती है जिसमें हर गवाह, हर सबूत की बारीकी से जांच हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंतकाल की प्रक्रिया में जो जांच होती है वो संक्षिप्त होती है, मतलब समरी नेचर की होती है। इसका मकसद सिर्फ ये देखना होता है कि रिकॉर्ड में बदलाव करने के लिए ठीक ठाक आधार हैं या नहीं। अच्छा, सिर्फ ऊपरी तौर पर। हाँ, आप कह सकती हैं, ये कोई फुल फ्लेज्ड जुडिशियल इंक्वायरी नहीं है जहां हर गवाह को बुलाएं, क्रॉस एग्जामिन करें। इंतकाल की कार्रवाई एक अनुमान, एक प्रिजम्पशन पर खत्म होती है, मतलब जो दस्तावेज और बयान सामने हैं उनके आधार पर एक प्राइमा फेसी नतीजा निकाला जाता है। रेवेन्यू ऑफिसर इससे आगे नहीं जाते। हम्म। देखिए, कानून बनाने वालों ने रेवेन्यू ऑफिसर जो रिकॉर्ड अपडेट करते हैं और सिविल या रेवेन्यू कोर्ट जो कानूनी विवादों का फैसला करती हैं, के कामों में एक साफ फर्क रखा है। इंतकाल की जांच को बहुत ज्यादा डिटेल में ले जाना इस फर्क को अनदेखा करना होगा। सही बात है। रेवेन्यू ऑफिसर का काम किसी कोर्ट की डिक्री को लागू करवाना, मतलब एग्जीक्यूट करवाना भी नहीं है। उनका काम तो बस उन तथ्यों को दर्ज करना है जो या तो साबित हो चुके हैं या किसी कोर्ट के फैसले या आदेश पर आधारित हैं। अगर कोई सिविल कोर्ट का फैसला है तो रेवेन्यू ऑफिसर ये पता नहीं लगाएगा कि भाई वो फैसला बाद में किसी वजह से बेकार तो नहीं हो गया। उसका काम है बस उस फैसले को रिकॉर्ड में दर्ज कर देना। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये रेवेन्यू ऑफिसर की इंतकाल में जो सीमित और बिल्कुल तय भूमिका है उसको दिखाता है। वो रिकॉर्ड कीपर हैं, जज नहीं। मान लीजिए इंतकाल करते समय कोई गलती हो गई, क्लर्क ने लिखने में कोई चूक कर दी या कोई फैक्ट गलत लिख दिया। क्या ऐसी गलतियों को बाद में ठीक किया जा सकता है, खासकर तब जब वो गलती जमाबंदी, मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में भी चढ़ गई हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सुधारा जा सकता है। कानून भी मानता है कि भाई गलती तो इंसान से होती है और रिकॉर्ड हमेशा सही होना चाहिए।
अगर इंतकाल के एंट्री में कोई क्लेरिकल गलती है, मतलब लिखने पढ़ने की गलती, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई या खसरा नंबर गलत लिख दिया, हाँ, ये तो हो सकता है। या फिर कोई ऐसी तथ्यात्मक गलती है जो साफ नजर आ रही है, मतलब पेटेंट फैक्चुअल एरर, तो उसे एक नए इंतकाल के जरिए ठीक किया जा सकता है। इस तरह की सुधार वाले इंतकाल को सेहत इंदराज कहते हैं, मतलब एंट्री को दुरुस्त करना। सेहत इंदराज। अच्छा। और ये सुधार तब भी हो सकता है भले ही वो गलत एंट्री पहले जमाबंदी में चली गई हो। कानून ये नहीं कहता कि एक बार गलती हो गई तो वो हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन गई, नहीं। इसी तरह अगर मान लीजिए रेवेन्यू ऑफिसर ने गलती से किसी सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंतकाल कर दिया और ये गलती साफ है, तो उसे भी नए इंतकाल से ठीक किया जा सकता है। यहां तक कि अगर पटवारी ने सालाना रिकॉर्ड बनाते समय कोई गलती कर दी, तो उसे भी जैसे ही पता चले नए इंतकाल से सुधारा जाना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। असल में रिकॉर्ड में ऐसी गलती का पाया जाना ही अपने आप में लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 37A के तहत इस बात का सबूत माना जाता है कि कोई तथ्य घटित हुआ है, मतलब गलती हुई है, जिसे आप इंतकाल के जरिए ठीक करने की जरूरत है। अच्छा। कई बार सरकारी काम फीस पर आकर अटक जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इंतकाल की सारी कार्रवाई हो गई, लेकिन सिर्फ इसलिए नामंजूर कर दिया कि भाई फीस जमा नहीं हुई? नहीं, नियमों के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते। इंतकाल को केवल इसीलिए रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि उसकी फीस जमा नहीं हुई है। अगर इंतकाल मंजूर करते समय फीस नहीं ली जा सकी, तो भी इंतकाल दर्ज कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर फीस का क्या होगा? जो बकाया फीस है, उसे बाद में रेवेन्यू ऑफिसर हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 67 में जो तरीका बताया गया है, उसके अनुसार वसूलेगा। ठीक वैसे ही जैसे जमीन का लगान, मतलब लैंड रेवेन्यू वसूला जाता है। तो मतलब प्रोसेस रिकॉर्ड अपडेट करने को प्राथमिकता देता है, फीस वसूली बाद में भी हो सकती है। समझ गए। एक और स्थिति सोचिए। मान लीजिए किसी ने अपनी जमीन बेची, लेकिन उसने अपने हिस्से से ज्यादा जमीन का सौदा कर दिया। जैसे किसी के पास 5 एकड़ हिस्सा था, लेकिन बेच दी 6 एकड़, बैनामा 6 एकड़ का कर दिया। तो ऐसे में इंतकाल का क्या होगा? क्या पूरा सौदा ही खारिज हो जाएगा? जी, इस सूरत में भी इंतकाल पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाएगा। नियम ये कहता है कि इंतकाल केवल उतने ही हिस्से का मंजूर होगा जितना हिस्सा बेचने वाले के नाम पर असल में था। मतलब अगर किसी का हिस्सा 5 एकड़ था और उसने 6 एकड़ बेच दी, तो रेवेन्यू ऑफिसर केवल 5 एकड़ का इंतकाल खरीदार के नाम करेगा। और बाकी 1 एकड़ का? जो अतिरिक्त 1 एकड़ का मामला है, उसके लिए खरीदार को अपना हक साबित करने के लिए सिविल कोर्ट जाना होगा। रेवेन्यू ऑफिसर केवल उतने ही हिस्से का इंतकाल करेगा जितना हिस्सा बेचने वाले के नाम पर रिकॉर्ड में है और जिसका वो कानूनी तौर पर मालिक है। ठीक है। आपने पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का जिक्र किया था, खासकर विरासत के इंतकाल के लिए। उसमें पहली श्रेणी मतलब क्लास 1 के वारिसों की बात आती है। क्या आप सरल शब्दों में बता सकते हैं कि ये क्लास 1 वारिस कौन होते हैं और उनका हक कैसे तय होता है? हाँ, अब देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने विरासत के नियमों में खासकर महिलाओं के अधिकारों के मामले में बहुत बड़े बदलाव किए। इस कानून के तहत क्लास 1 वारिस वो सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं जिन्हें किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अपनी कमाई हुई संपत्ति या कुछ तरह की पैतृक संपत्ति में सबसे पहला और बराबर का हक मिलता है। बराबर कहा? जी हाँ, बराबर का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस श्रेणी में मर्द और औरत दोनों वारिस शामिल हैं और उन सभी को संपत्ति में एक साथ और बराबर हिस्सा मिलता है। इसमें मुख्य रूप से मृतक की पत्नी यानी विधवा, उसके बेटे, उसकी बेटियां और उसकी मां शामिल होती हैं। अच्छा। इनके अलावा अगर मृतक का कोई बेटा या बेटी उससे पहले मर गया हो, तो उनके बच्चों यानी मृतक के पोते पोतियों और कुछ मामलों में विधवा बहू को भी हिस्सा मिलता है। इसी तरह अगर पोता पोती भी पहले गुजर गए हों, तो उनके बच्चों यानी पड़पोते पड़पोतियों को भी हिस्सा मिल सकता है। मूल सिद्धांत यह है कि संपत्ति सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदारों में बराबर बांटी जाती है और इसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि विरासत का इंतकाल करते समय इन्हीं नियमों को देखा जाता है। आखिर में एक सवाल धोखाधड़ी के बारे में। क्या ऐसी भी कोई परिस्थितियां हैं जब किसी इंतकाल को संभावित धोखाधड़ी या गलत बयानी के शक पर नामंजूर किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर रेवेन्यू ऑफिसर को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 82 के तहत कोई ऐसी सूचना मिलती है जिससे ये लगे कि इंतकाल की प्रक्रिया में कोई फ्रॉड, कोई धोखाधड़ी हुई है, तो इंतकाल को खारिज किया जा सकता है। अच्छा, किस तरह की धोखाधड़ी? देखिए, ये धारा कई तरह की गलत हरकतों को अपराध मानती है। जैसे अगर कोई आदमी रजिस्ट्रेशन कानून के तहत चल रही किसी कार्यवाही या जांच में किसी ऑफिसर के सामने जानबूझकर
झूठा बयान देता है, चाहे कसम खाकर दे या बिना कसम के, हम्म। या फिर कोई जानबूझकर किसी दस्तावेज की झूठी कॉपी या झूठा ट्रांसलेशन या किसी नक्शे या प्लान की झूठी कॉपी पेश करता है। और सबसे संगीन है जब कोई आदमी किसी और का झूठा भेस बनाता है, फॉल्सली पर्सनेट्स, मतलब किसी और के नाम पर पेश होकर कोई काम करता है, अरे बाप रे। या फिर इसी झूठे भेस में कोई दस्तावेज पेश करता है, कोई बयान देता है या कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू करवाता है। और अगर कोई इन गलत कामों के लिए किसी को उकसाता है या मदद करता है, जिसे दुष्प्रेरण कहते हैं, तो वो भी अपराधी है। अगर इनमें से कोई बात सामने आती है और ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सजा वाला अपराध बनता है, जिसकी सजा 7 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है, तो ऐसी सूचना मिलने पर रेवेन्यू ऑफिसर उस पर आधारित इंतकाल को खारिज कर सकता है। ये एक तरह से रिकॉर्ड में फ्रॉड एंट्री रोकने का तरीका है। तो इन सभी नियमों और हिदायतों का सार क्या निकलता है? मतलब अगर पूरी बात को समेटना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, इन सब नियमों का निचोड़ यही है कि इंतकाल का जो मुख्य मकसद है वो है जमीन के रिकॉर्ड को हमेशा सही और अप टू डेट रखना। और ये अपडेट अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ठोस, वेरीफाई किए जा सकने वाले सबूतों, घटनाओं और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चाहे वो बिक्री हो, विरासत हो, कोर्ट का फैसला हो या रिकॉर्ड की किसी गलती का सुधार हो, हर बदलाव के पीछे एक लॉजिकल और लीगल बेस होना चाहिए। रेवेन्यू ऑफिसर्स का रोल इस प्रक्रिया को नियमों के दायरे में रहकर पूरा करना है, ना कि अपने हिसाब से फैसले करना। बिल्कुल सही। ये चर्चा हमें दिखाती है कि जमीनी रिकॉर्ड कितने महत्वपूर्ण हैं और उनमें जो बदलाव होते हैं उन्हें कितनी सावधानी और नियमों के अनुसार दर्ज करना जरूरी है। इन नियमों की समझ होना न सिर्फ अधिकारियों के लिए बल्कि आम जमीन मालिकों के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया और ये जो हिदायतें हैं, ये मुख्य रूप से हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, जिसे पहले पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 कहते थे, और उसके तहत जो नियम बने हैं उन पर आधारित हैं। ये नियम पक्का करते हैं कि हक का जो ट्रांसफर है वो एक व्यवस्थित और कानूनी तरीके से दर्ज हो। जमाबंदी और इंतकाल पर हमारी ये श्रृंखला जारी रहेगी और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूँगा। हमने देखा कि इंतकाल के लिए काफ़ी डिटेल गाइडलाइंस हैं, लेकिन फिर भी ज़मीनी मामलों में कॉम्प्लिकेशन और विवाद तो अक्सर आते ही रहते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में भूमालिकों के लिए इस पूरी प्रक्रिया को और ज़्यादा आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए कौन से नए तरीके या टेक्नोलॉजी या एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार मददगार हो सकते हैं। शायद टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल या प्रक्रियाओं को और सिंप्लीफाई करना, इस पर सोचा जा सकता है। आखिर में एक जरूरी बात, यहाँ दी गई जानकारी केवल मार्गदर्शन और सामान्य समझ बढ़ाने के लिए है। किसी भी व्यक्तिगत मामले में कोई कदम उठाने से पहले श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि वो संबंधित कानूनी प्रावधानों और नियमों की पुष्टि अपने स्तर पर या किसी कानूनी विशेषज्ञ से जरूर